तो चलिए संगत जी, हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया, कैसे मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, कैसे उन्होंने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा और एक बार ही नहीं, दो बार ही उन्होंने मेरी लाइफ को ब्लेस किया है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं संगत जी। 2014 में मैं गुरुजी से जुड़ा था और 2014 में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। मेरे को जॉन्डिस हुआ था। मेरा जॉन्डिस कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो इन मीनवाइल मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई। जब पाइल्स की प्रॉब्लम हुई तो मैंने पहले स्टार्टिंग में सबसे छुपाया। मैंने घर में ना किसी को बताया नहीं कि ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था कि क्या बोलूँ। तो धीरे 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 प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई। और जब इतना कुछ होना शुरू हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ना बता देना चाहिए, क्योंकि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं ये सब चीज़ें। पेन इतनी पेन होती थी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। लिटरली तड़पता था मैं कि मुझे होता था कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, लेकिन किसी तरह से इस पेन को ठीक कर दो। कुछ नहीं होता था। इतनी पेन किलर्स खाएं, इतने पेन किलर इंजेक्शन्स लगे मेरे को, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी चीज़ से ना कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। टेम्पररी रिलीफ मिलता था, लाइक 15-20 मिनट्स, आधा घंटा। उसके बाद फिर वही पेन स्टार्ट। मतलब आप मानेंगे नहीं, मैंने इवन खाना पीना छोड़ दिया था कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। अगर खाऊंगा तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, फिर वही दिक्कत होगी, फिर पेन स्टार्ट हो जाएगी, फिर ब्लड लॉस होगा। मैंने खाना ही बंद कर दिया था, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं था। अल्टीमेटली मैंने अपने ब्रदर को बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसने कहा कि चल कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा देते हैं एक बारी। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया हमने। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा इसको तो जॉन्डिस बहुत हाई है इसका, और जब तक जॉन्डिस इसका कंट्रोल में नहीं होगा तब तक हम पाइल्स का इसको नहीं कुछ भी कर सकते। तो उन्होंने चेकअप वगैरह किया। उन्होंने कहा मेडिसिन वगैरह से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, सर्जरी ही एक ऑप्शन है, हमें इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि पाइल्स कन्वर्ट होके फिशर्स में कन्वर्ट हो चुके थे और फिशर्स का कोई इलाज है नहीं, वो सर्जरी ही एक इलाज रहती है। तो हमने कहा चलो अगर सर्जरी करवानी है तो फिर करवा लेंगे। तो लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया, कहते इनको एक तो जॉन्डिस है और ऊपर से इनका ब्लड भी बहुत पतला है, तो इनकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है, बहुत रिस्क वाला काम है, ब्लड लॉस होगा ब्लड पतला होने की वजह से। तो पहले इनका जॉन्डिस ठीक होना चाहिए। तो हम लोग घर आ गए। अब जिस टाइम पे हम लोग घर आए हैं तो फिर वही सब चीज़ें कि जॉन्डिस कैसे कम हो, अलग अलग तरह की चीज़ें लेनी शुरू करी, कुछ प्रिकॉशंस लेने शुरू किए, लेकिन जॉन्डिस मेरा कम नहीं हुआ। 2-3 महीने, 4 महीने, कभी कोई कहता था कुछ गले में पहन लो, उससे जॉन्डिस ठीक हो जाएगा, धागा लंबा हो जाएगा तो जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। कोई कहता था कोई हाथ पानी के अंदर हाथ डलवाता है, पानी येलो हो जाता है, जॉन्डिस निकल जाता है, वो भी किया। कोई कहता था पता नहीं कोई पान खिलाएगा, उससे जॉन्डिस निकल जाता है, वो भी किया। सब कुछ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब परेशान अल्टीमेटली मैं घर पे बैठा हुआ था। तो मेरी सबसे छोटी बुआ है, यहाँ पे दिल्ली में ही रहती हैं। वो घर पे आई और उन्होंने मेरी वाइफ को कहा, रितु को, कि तू एक काम कर, तू गुरु जी के बड़े मंदिर जा और वहाँ जाके लोटा ब्लेस करवा के लेके आ इसके लिए, और प्रसाद लेके आ। अब मैं संगत जी, मैंने सुना था गुरु जी के बारे में, लेकिन बिलीव नहीं करता था। मुझे कभी गया भी नहीं था, तो बिलीव क्या करता मैं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि ऐसे ऐसे सब कह रहे हैं और दीदी भी इतना कह रही हैं, तो मैं एक बार ही मंदिर हो आती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जा, चली जा मंदिर। तो मेरी मम्मी और रितु ये लोग मंदिर गए। ये लोग वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के लाए और मेरे लिए प्रसाद लेके आए। प्रसाद था परौंठी प्रसाद और हलवा प्रसाद। तो इन्होंने मुझे कहा कि ये आके बोला कि इसको खा लो। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा यार
मेरे को डॉक्टर्स ने ना मना किया ये सब चीज़ें खाने के लिए, ना मेरे को फ्राइड खाना है, ना मेरे को घी वाला कुछ भी इस तरह की चीज़ खानी है, हलवा वगैरह। और आप लोग मेरे को परोंठी खिला रहे हो और हलवा खिला रहे हो। मैंने कहा और तबीयत ख़राब हो जाएगी। इन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, आप चुप करके खा लो, सब कुछ ठीक होगा। मैंने कहा ठीक है, खा लेता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। मैंने प्रसाद खा लिया। नेक्स्ट डे मेरे जॉन्डिस के टेस्ट थे दोबारा। मैं टेस्ट कराने के लिए गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो 3-4 महीनों से जो जॉन्डिस हिल भी नहीं रहा था बिल्कुल अपनी जगह से, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, वो नेक्स्ट डे जॉन्डिस मेरा बिल्कुल ख़त्म। और मुझे एकदम से लगा ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, एक रोटी प्रसाद के खाने से और एक हलवा खाने से मेरा जॉन्डिस ठीक हो गया। थोड़ा सा मन में विश्वास आया कि नहीं, कुछ तो है इस जगह में, जो कि इतनी जगहों से मैं ठीक नहीं हुआ, और ये रोटी प्रसाद और हलवा प्रसाद खा के मैं ठीक हो गया। तो हम लोग डॉक्टर्स के गए, उनको रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है हम सर्जरी कर लेते हैं। तो उस टाइम पे फिर मैं एडमिट हुआ, तो मेरी पाइल्स की सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे ये बोला कि इनका ब्लड लॉस काफ़ी हो गया है, तो लेकिन सर्जरी ठीक से हो गई है, और थोड़े दिन में उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दे दिया। अब संगत जी, मैं घर आ गया थोड़े दिन बाद हॉस्पिटल से, और घर पे अपना बैठा हुआ था। और कुछ दिनों बाद मेरे को बैठे बैठे एकदम से फिट आया। मेरे को फिट आया, मैं घर में उठा और पूरे घर में मैंने घूमना शुरू कर दिया। इधर से उधर घूम रहा हूँ, उधर से उधर घूम रहा हूँ, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। भैया के रूम में जा रहा हूँ, उनको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। वो कह रहे हैं क्या हुआ तेरे को, क्या बोल रहा है तू, क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं तो मार्केट में हूँ। कभी कह रहा हूँ मार्केट में हूँ, कभी कह रहा हूँ शॉपिंग कर रहा हूँ, कभी कह रहा हूँ शॉप पे बैठा हूँ। अजीब सी बातें कर रहा था मैं। तो भैया ने कहा यार तू कैसी बातें कर रहा है, कि हुआ क्या है तेरे साथ। और मैं किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा, और अपना बोले चले जा रहा हूँ और घूमे जा रहा हूँ घर के अंदर। बोले वो तो बाद में मुझे भैया ने बताया, कहते अराउंड तूने कम से कम नहीं तो 500 चक्कर कहते घर के काटे होंगे, और मैं तेरे पीछे पीछे घूम रहा था कि हुआ क्या है, मुझे बता तो सही हुआ क्या है। और तो कुछ बोल नहीं रहा था। तो फिर भैया ने कहा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर हुई है। ये लोग मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर्स ने जब चेकअप वगैरह किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे इनका ना हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, जिसकी वजह से इनको फिट आया है। अब जब मुझे फिट आया और मैं हॉस्पिटल पहुंचा, तो उस टाइम पे मैं अपनी सेंसेस में नहीं था। तो लेकिन 2-3 घंटे मैं हॉस्पिटल जाके बेहोश भी हो गया, मुझे कोई होश नहीं थी। 2-3 घंटे बाद मुझे होश आई। तो उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह किया। उसके बाद तो उन्होंने कहा इसका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, तो इनको एडमिट करना पड़ेगा, और इनको ना कुछ ब्लड हमें चढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये ठीक हो जाएंगे। तो मेरे को जैसे जैसे ब्लड चढ़ता रहा, मैं वैसे वैसे ना सेंसेस में आता रहा। 2-4-5 दिन बाद प्रॉपरली मेरे को होश आ गई। तो डॉक्टर्स ने कहा हम इनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो अभी जैसे भैया बिलिंग वगैरह के लिए काउंटर वगैरह पे गए, तो हम सब लोग, ये लोग सामान वगैरह पैक कर रहे थे रूम से। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। तो बिल्कुल बाहर ना जूनियर डॉक्टर और नर्स थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे इन पेशेंट का डिस्चार्ज रेडी है, बस इनकी बिलिंग हो रही है, तो ये लोग जा रहे हैं। तो उससे पहले मेरे को इतना ध्यान है कि डॉक्टर ने मुझे जाते जाते ना, मतलब लास्ट मोमेंट उन्होंने ये कहा था कि इनका सीटी स्कैन होना बहुत ज़रूरी है, एक इनका सीटी स्कैन करवा लो। तो हमने सीटी स्कैन करवाया था, उसकी रिपोर्ट्स आई नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स ने देख ली थी। तो जूनियर डॉक्टर ने नर्स को बोला कि इनको रोक दो, इनको अभी मत जाने दो, डिस्चार्ज मत दो। तो सिस्टर ने कहा कि नहीं, वो तो सब चीज़ें हो गई हैं, ये तो फाइनल बिलिंग के लिए गए हैं और डिस्चार्ज समरी बन गई है इनकी, अब इनको नहीं रोक सकते। तो उन्होंने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं इनसे बात करता हूँ। तो भैया आए, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार फटाफट से चल, ये लोग तो डिस्चार्ज नहीं दे रहे, ये तो अभी भी ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, कह रहे हैं यहीं पे रोक देते हैं इन्हें। तो वो कहते कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। उनने कुछ जूनियर डॉक्टर से बात करी, और वो आए, कहते चल चलते हैं। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ये कुछ ना छुपा रहे हैं मेरे से। तो हम लोग घर वापस आ रहे थे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया मुझे बताओ क्या बात है, क्या बोला आपको डॉक्टर ने, क्या कह रहा था। कहते नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, कुछ नहीं कहा उन्होंने, तो बस तू टेंशन ना ले किसी बात की। मैंने कहा नहीं ठीक है, लेकिन क्यों डिस्चार्ज के लिए मना कर रहे थे।
और सीटी स्कैन में क्या आया, कुछ रिपोर्ट वगैरह बताई उन्होंने कुछ आपको? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं बताया, अभी अभी शाम को रिपोर्ट्स आएंगी, तो फ़िलहाल हम घर ही चलते हैं। मुझे फिर भी लगा कि नहीं अभी भी कुछ छुपा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं आप गए तो थे, मैंने कभी डॉक्टर से बात करने। मैंने कहा उन्होंने क्या कहा आपको? कहते कुछ नहीं, उनको लिवर के ऊपर ना कुछ नज़र आया है, जो कि बहुत छोटा सा, कहते माइल्ड सा कुछ उनको नज़र आया है, तो उनको कुछ डाउट है, वो शाम तक क्लियर करेंगे। अब मैं घर आ गया, और घर आने के बाद में मेरे को पता लगा कि अभी जैसे उस टाइम पे घर आया था तो डिस्चार्ज होके एक हफ्ते बाद घर आया था, तो आपको पता है कुछ हॉस्पिटल में खाने वाने को तो कुछ मिलता नहीं है एज सच। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं कुछ अच्छा, मुझे कुछ खाने को मिले, या मुझे तो ये था कि ब्रेड बटर मिल जाए तो वही बहुत है। तो मैंने सर्वेंट को बोला, मैंने कहा आप एक काम करो, आप ना मुझे ब्रेड बटर दे दो, साथ में चाय दे दो। उन्होंने मेरे को ब्रेड बटर और चाय दी। अभी मैंने, संगत जी, वो मेरे ख्याल से मैंने खाया ही था, आधा घंटा हुआ था मुझे घर आए, तो मुझे दोबारा से फिट आ गया। और मम्मी के पास बैठा हुआ था मैं, तो मम्मी ने एकदम से तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर दिया कि अंदर आओ अंदर आओ, देखो इसको क्या हुआ, देखो क्या हुआ। तो वाइफ किचन में थी, ऋतु वहाँ से भागी हुई है, उसने देखा कि मेरा मुंह टेढ़ा था, तो मुझे ब्लड की वॉमिटिंग हुई हुई थी, वो मुझे कोई होश नहीं थी। ये लोग मुझे उठा के दोबारा से फटाफट से हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जब लेके गए तो मुझे कोई होश नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला कि, कहते हैं कि इनको 2 मिनट देखते हैं, इनको थोड़ा सा होश आने दो, तो फिर इनसे बात करते हैं। तो जब मेरे को होश आई तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ आपके साथ, कुछ याद है आपको? मैंने कहा नहीं मुझे कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। कहते ये आपके फेस पे ब्लड कैसे लगा हुआ है? मैंने कहा ब्लड तो नहीं लगा हुआ। कहते आपको वॉमिटिंग आई थी ब्लड की? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आई। कहते फिर ये ब्लड फेस पे कैसे आ गया? मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा कि ब्लड है फेस पे, मुझे नहीं पता। कहते अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ को लिफ्ट करो ऊपर। मैंने कहा ठीक है। मैं हाथ को लिफ्ट कर रहा था और मेरा हाथ ज़्यादा ऊपर गया ही नहीं, हल्का सा मैंने ऊपर किया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा क्या हुआ? मैंने कहा नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा। कहते चलो कोई बात नहीं, कहते रिलैक्स, कहते नीचे करो हाथ। तो उन्होंने कहा, कहते ऐसे इनको आईसीयू में शिफ्ट करो, इनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया और लिवर का इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो पता लगा कि ऐसे मेरे लिवर ने मेल फंक्शन किया था, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी हो रखा था पहले से ही, और लिवर ने मेल फंक्शन किया था। उसने जब मेल फंक्शन किया तो मेरे को एकदम से फिट आया और मैं अनकॉन्शियस हो गया। तो उन्होंने फिर दोबारा से मेरे सारे टेस्ट वगैरह शुरू किए, सब कुछ किया। और जब सब चीज़ें हुई तो फिर डॉक्टर्स ने कहा, कहते कि इनको लिवर पे ट्यूमर है जो कि कैंसरस है, और वो इतना स्वेल्ड है कि वो कभी भी बर्स्ट हो सकता है, तो उसके साथ छेड़ाखानी हम लोग नहीं कर सकते। तो इसका एक ही इलाज है कि आप इनके लिए कोई डोनर ढूंढो और इनका लिवर ट्रांसप्लांट होगा। अब संगत जी, अब वो मेरे को जब भैया ने बताया कि ऐसे डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, लिवर के ऊपर उनको ट्यूमर नज़र आया है, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या करना है। अब क्या एक्सेप्ट ही कर सकते थे ना इस चीज़ को, क्या कर सकते थे। तो हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल से घर आ गए। घर आए तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा अगर ट्रीटमेंट करवाना ही है ना तो फिर मेदांता से करवाते हैं, आप डॉक्टर्स वगैरह चेक करो, तो एक बार ही वहाँ पे आप दिखाओ। तो भैया ने सब जगह कितने ही डॉक्टर्स को उन्होंने फाइल्स दिखाई, ले जाके सबको दिखाई, हर किसी ने एक ही बात बोली कि इनको ट्यूमर है, ट्यूमर इनका बहुत बुरी हालत में है, बहुत ज़्यादा, मतलब कभी भी बर्स्ट हो सकता है, तो इनके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता, तो जो भी करना है 1 हफ़्ते के अंदर ही करना है। जब सब ने ये जवाब दिया तो फिर एक डॉक्टर थे, किसी ने सजेस्ट किया था, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं मेदांता के, उनके पास गए, उन्होंने सारा चेक किया। उन्होंने कहा देखो रिपोर्ट्स से तो कंफर्म है कि इनको ट्यूमर है, कहते बाकी आप इनको लेके आओ मेदांता, इनको एडमिट कराओ, फिर हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे मुझे मेदांता में एडमिट होना था, और कोई ऑप्शन थी नहीं मेरे पास। फिर वही दिमाग में आया कि यार मैंने प्रसाद खाया था गुरुजी के मंदिर का और मैं ठीक हो गया था, जॉन्डिस मेरा ठीक हो गया था, तो एक बार ही मैं मंदिर मत्था टेका हूँ। तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। तो उसने कहा गुरुजी के मंदिर जाना है? मैंने कहा हाँ। कहती लेकिन आप कैसे जाओगे, आप ड्राइव तो कर नहीं सकते। मैं कोई बात नहीं, कैब बुला ले।
चलते हैं एक बारी। तो मैंने मम्मी को बोला, वो कहते ठीक है चल। अब मैं तो संगत जी नॉर्मली जैसे मंदिर जाते हैं, जो एक इमेज होती है माइंड के अंदर, मेरे को यही लगा मंदिर जाएंगे ऐसे रश होगा, धक्का मुक्की होगी, जाओ मत्था टेको, तो ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी मंदिर में आया हूँ। इतना सिस्टमेटिकली सब कुछ चल रहा था, सब प्रॉपर लाइन से चल रहे थे। मैंने कहा यार कमाल होगी, मैंने कहा ये इतना डिसिप्लिन है यहाँ मंदिर के अंदर। तो हम लोग अंदर गए, और अंदर जाने के बाद में जैसे पूरा गेट से अंदर गए, फिर गणेश जी की मूर्ति पे मत्था टेका, समाधि पे, फिर जल प्रसाद लिया, हॉल की तरफ गए। फिर हॉल में जैसे हम लोग अंदर गए और सामने गुरु जी की गद्दी थी, मैंने वहाँ मत्था टेका, और मेरी वाइफ ने वहाँ पे रिपोर्ट्स रख दी मेरी। और मेरी वाइफ ने कहा कि आज तक बहुत सुना है कि गुरुजी आप लोगों की रिपोर्ट्स चेंज कर देते हो, लेकिन अगर आपने मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स चेंज कर दी ना, तो मैं सारी उम्र आपकी सेवा करूँगी। और संगत जी पता नहीं, मतलब जैसे मैं गेट के अंदर गया ना, तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था सेवादास रिक्वायर्ड फॉर पार्किंग सेवा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सेवा करूँगा, या इन फ्यूचर मेरा कभी माइंड में आएगा सेवा करने का, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों नंबर सेव कर लिया। अब हम लोग जब वहाँ पे जब रिपोर्ट्स वगैरह मेरी वाइफ ने रखी गुरुजी की गद्दी के आगे, तो सेवादार ने कहा कि आंटी आप आगे चलिए, मैं आपको रिपोर्ट्स प्लेस करवा के आपको दे देता हूँ। उतने में सेवादार आए, इन्होंने रिपोर्ट्स पकड़ाई, और वहाँ चेयर्स लगी हुई थी। तो पहले ऐसे होता था कि जो पेशेंट्स होते थे वो चेयर्स पे बैठते थे, और बाकी जो संगत होती थी वो नीचे 4 लोगों के साथ बैठ के लंगर करती थी। मैं, मम्मी और मेरी वाइफ हम चेयर पे बैठ गए। चेयर पे बैठा हुआ था मैं, तो मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा यार मैं ना वॉशरूम होके आता हूँ। तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है। मैं वॉशरूम गया, वहाँ से मैं वापस आ रहा था तो मेरे को एक अंकल मिले। उन्होंने मुझे कहा इधर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अंकल वहाँ सामने बैठने जा रहा हूँ। कहते वहाँ क्यों बैठ रहे हो? मैंने कहा अंकल एक्चुअली मैं पेशेंट हूँ, मेरे ऐसे ऐसे लिवर पे ट्यूमर है, कल सुबह मैंने एडमिट होना है, तो प्रसाद लेने के लिए आया था, तो इसलिए मैं चेयर पे बैठा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, कहते पंजाबी में मुझे उन्होंने कहा कि इन्नी वड्डी जगह ते आके ना इन्नी छोटिया छोटिया गल्लां नहीं करी दियाँ। अज तो बाद तू जदों भी आएगा ना, थल्ले बह के 4 लोगों के नाल लंगर करी। मेरे मन में तो आया, मैंने कहा इनको क्या बोलूँ यार, मैं दोबारा आना भी है मैंने कि नहीं आना। मैंने कहा कि हाँ तो कल का नहीं पता मेरे को, ये कह रहे हैं दोबारा आना तो नीचे बैठना। तो मैं चल छोड़, मैं क्या बहस करनी। मैं वहाँ से आगे चल पड़ा, तो सामने से ऋतु आ रही थी। इसने कहा कहाँ रह गए थे आप? मैंने कहा आ रहा था वो, मैंने कहा अंकल मिल गए यहाँ पे, और मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे कहने लग गए। तो कहती कौन था? मैंने कहा सेवादार होंगे, मैंने कहा यहीं के। तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। कहती कहाँ पे थे? मैंने कहा यहीं पे खड़े हुए थे, ऐसे लंबे से थे, चौड़े से। तो मैंने कहा इनको पूछते हैं, ये सामने सेवादार खड़े हैं, इनको पता होगा। तो उनको पूछा, मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा यहाँ पे एक अंकल खड़े हुए थे अभी, आपके मंदिर के ही मुझे लग रहे थे। मैंने कहा वो कहाँ पे हैं? अभी बात कर रहे थे मेरे से। कहते यहाँ तो कोई नहीं होता। मैंने कहा अभी एक थे नहीं यहाँ पे सेवादार। कहते अंकल आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पे एक सेवादार मैं हूँ, मैं इधर लाइन को मैनेज करता हूँ, एक सेवादार वो सामने अंकल खड़े हैं, वो उधर की लाइन को मैनेज करते हैं, तीसरा कोई नहीं होता यहाँ पे, और 6 बजे के बाद हमारी ही दोनों की ड्यूटी होती है। मैंने कहा वाइफ को, मैंने कहा यार ये लोग ना पता नहीं क्या अजीब सी बातें करते हैं, मैं तो चल यार लंगर करते हैं। अब लंगर करने के लिए बैठे, तो मेरे से ना उस टाइम पे कुछ भी खाया नहीं जाता था, मतलब कोई भी चीज़, मतलब इवन सॉल्ट तक मेरी टंग को ऐसे लगता था ना जैसे पता नहीं मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, इतनी मिर्ची लगती थी मेरे को, जलता था पूरा मुंह। तो आपको पता है वो लंगर प्रसाद तो गुरु जी का वैसे ही अच्छा खासा मिर्ची मसाले वाला होता है। तो जब लंगर प्रसाद आया तो मैंने एक बाइट खाई, और मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया। मैंने कहा यार मैं नहीं खा सकता ये। तो कहती मतलब? मैंने कहा यार तू देख रही है, मैंने कहा इसमें इतनी मिर्ची है, इतनी मिर्ची, मुझसे नॉर्मल खाना नहीं खाया जाता, मैं ये कैसे खाऊंगा? इसने ये तो प्रसाद है, ये तो खाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा अच्छा, मैं चल कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ। तो कहती है चटनी प्रसाद भी खाना है, और चटनी प्रसाद तो और ज़्यादा मिर्ची वाला होता है। मैंने कहा यार, मैंने कहा मेरे से वो नहीं खाया जा रहा, सब्जी नहीं खाई जा रही, तो कह रही है चटनी भी खानी है, और चटनी में इतनी ज़्यादा मिर्ची है, मैं तो नहीं खा सकता।
कहती नहीं वो तो खानी पड़ेगी, कहती मेन दवाई तो चटनी है। मैं यार एक चीज़ को तू दवाई बोल रही है, एक चीज़ को मेन दवाई बोल रही है। मैंने कहा यार मेरे को तो समझ नहीं लग रही मैं कैसे खाऊंगा। चल देखता हूँ, कोई बात नहीं। अब किसी तरह से मैंने रोटी और सब्जी तो खा ली, अब रह गया हलवा और चटनी। मेरी वाइफ कहती है ये भी खाना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल नहीं छोड़नी। कोई बात नहीं, मैंने चटनी को हलवे में मिक्स कर दिया। मैं टेस्ट आए ना आए, खाना है ना, तो खाने से मतलब है, खा लूँगा। मैंने हलवे में चटनी मिला के मैंने खा लिया। मैं बस हो गया। कहती हाँ चलो। तो वहाँ से हम लोग बाहर निकले और वापस अपनी कैब की तरफ गए। घर वापस आए और नेक्स्ट डे मैदानता एडमिट होने के लिए गए। और मैदानता में एडमिट हुआ तो कंटिन्यूसली मेरे टेस्ट शुरू हो गए। तो मतलब मुझे पता भी नहीं होता था, सही बताऊँ तो, कौन से टेस्ट हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे। एकदम से आते थे वो लोग और सीधे बेड को ही खींच के ले जाते थे, कभी किसी लैब में कभी किसी में। तो सारे टेस्ट वगैरह स्टार्ट किए इन लोगों ने। फिर मेरा रात को टेस्ट होना था, अल्ट्रासाउंड होना था। और अल्ट्रासाउंड के लिए जिस टाइम हम लोग गए तो इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, और जो अल्ट्रासाउंड कर रहा था उसने मुझे कहा, कहता क्या नाम क्या आपका। मैंने बताया, मैंने कहा रजित मारवा। अरे रूम नंबर ये है। मैं हाँ जी। कहते ये इन डॉक्टर के रेफरेंस से हो। मैं हाँ जी। कहते प्रॉब्लम क्या है आपको। मैंने कहा आपके सामने फाइल पड़ी है, आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ रहे हो। कहते नहीं वो एक्चुअली अल्ट्रासाउंड में कुछ आ नहीं रहा, फाइल में जो लिखा हुआ है ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें। ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा आप दोबारा चेक करो। उन्होंने अच्छी तरह से चेक किया, कहते नहीं हमें तो अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने उस टाइम डॉक्टर को कॉल करी। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आपके पेशेंट आए हैं, पेशेंट आए हैं और ऐसे ऐसे उनकी फ़ाइल है। तो हमने अल्ट्रासाउंड किया है और अल्ट्रासाउंड के अंदर तो कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनका सीटी स्कैन करो। तो उन्होंने मुझे उस टाइम तो रूम में भेज दिया। तो मेरे को वाइफ ने बोला, कहती मैंने कहा अब सीटी स्कैन होना है। मैंने कहा यार सीटी स्कैन से बहुत डर लगता है मेरे को, उसमें छोटी से छोटी चीज़ भी पकड़ी जाती है और सब चीज़ों से। मैंने कहा ठीक निकल आया, सीटी स्कैन से नहीं निकल पाऊंगा। मैंने कहा वो लास्ट टाइम भी मैंने कहा सीटी स्कैन में ही फंसा था जाके। कहती आप चिंता ना करो, आप गुरुजी का नाम लो, वो सीटी स्कैन भी करवा लो, वो भी ठीक आएगा। तो इसने मेरे को ना लॉकेट, गुरुजी का प्लास्टिक का लॉकेट थ्रेड के अंदर डाल के मेरे गले में पहना दिया। और इसने मुझे कहा कि ये लॉकेट ना उतारना मत। मैंने कहा यार वो तो उतरवाएंगे क्योंकि अंदर जब लेके जाएंगे। तो कहती नहीं मत उतारना। उनको कहना अगर बहुत ज़्यादा कंपेल करेंगे ना तो उनको कहना कि मैं लॉकेट को उतार के ना हाथ में पकड़ लेता हूँ। तो कहती लेकिन छोड़ना मत लॉकेट को। मैंने कहा ठीक है। तो वही हुआ, हम लोग वहाँ पहुँचे तो सीटी स्कैन के लिए जब मेरे को अंदर लेके गए तो मेरे को उसने, डॉक्टर ने बोला, कहता आपको सर लॉकेट उतारना पड़ेगा। मैंने कहा ये लॉकेट तो नहीं उतारूंगा मैं। कहता सर इसके बिना तो टेस्ट हो नहीं पाएगा। मैंने कहा टेस्ट तो आपको इसके साथ ही करना पड़ेगा, इसके बिना मैं टेस्ट करवाऊंगा नहीं। कहते चलो अगर ये बात, कहते एक्चुअली क्या होता है अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है पूरा, तो जो ये मेटल की चीज़ होती है ये उसको ना कैच कर लेती है, तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है ये सब चीज़ें उतरवाना। मैंने कहा इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, मैं ये प्लास्टिक का थ्रेड में पहना हुआ है। कहते लेकिन जो कुंडा है वो तो मेटल का है ना। मैंने कहा अब इतना तो है। कहते चलो एक काम करो फिर, अगर आप इतना कह रहे हो तो इसको अपनी पीठ की तरफ कर लो। मैं ठीक है, मैंने पीठ की तरफ कर लिया लॉकेट को। अब वो मशीन के अंदर जैसे डालते हैं पूरा इन्होंने अंदर डाला और सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन के बाद में वापस जब मैं रूम में गया तो मैं वाइफ को ये कह रहा, मैंने कहा यार सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स ठीक आ जाएँ, ये नहीं ठीक आती। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो सीनियर डॉक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मतलब वो कभी ना अकेले नहीं आते थे रूम में या विज़िट के लिए, उनकी पूरी टीम उनके साथ चलती थी। तो वो पूरी टीम एक एक करके पूरी रूम के अंदर आई। मैं डर गया देख के, मैं इनको क्या हो गया। तो डॉक्टर मुझे कहते कहते क्या कर रहा है। मैं जी बैठा हूँ, क्या करूँ। कहते बैठा क्यों है, उठ बाहर चक्कर वक्कर मार लॉबी में। है जी चक्कर मारूं। कहते हैं हाँ। मैं नहीं जी ठीक हूँ मैं ऐसे ही। कहते तुझे ना कुछ भी नहीं हुआ है। मैं मतलब। कहते तेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं।
और उन्होंने जैसे ही ये बात बोली और मेरी वाइफ ने एकदम से वहाँ पे तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर दिया, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो साथ ही डॉक्टर्स कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हो, कोई ट्यूमर नहीं है आपको, और थोड़ी देर में आपको रिपोर्ट्स वगैरह सब मिल जाएंगी। यार तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया यार। मतलब आप मानेंगे नहीं, पूरे हॉस्पिटल के अंदर ये बात फैल गई थी कि विद इन अ डे पेशेंट का ट्यूमर वैनिश हो गया। और उन्होंने फिर लैब में बुला के मेरे भैया को उन्होंने रिपोर्ट्स चेक कराई। कहते ये आपकी पहले की रिपोर्ट्स हैं जो 2-3 दिन पहले की हैं, इसमें साफ साफ कहते ये ट्यूमर है। कहते आपको नज़र आ रहा होगा। भैया ने कहा हाँ। कहते ये हमारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स है, इसके अंदर कोई ट्यूमर नहीं है। भैया कहते हाँ। कहते ये ट्यूमर गया कहाँ। भैया कहते जी आप बताओ कहाँ गया, मुझे क्या पता कहाँ गया। कहते वही तो हमें समझ नहीं आ रही, 3 दिन पहले सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स में ट्यूमर है, 3 दिन बाद वो ट्यूमर नहीं है वहाँ पे। कहते ट्यूमर गायब हो गया। अब जब इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा यार अब मुझे घर ले चलो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो मैं घर आया वहाँ से, और घर आते ही घर पहुँचा हूँ। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा मैंने एक नंबर सेव किया था जिसमें मैंने कहा मंदिर में जब मैं गया था तो वहाँ लिखा हुआ था सेवादास रिक्वायर्ड। मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो वो कोऑर्डिनेटर का नंबर था। उन्होंने कॉल उठाया, उन्होंने मुझे कहा हाँ जी बताओ। तो मैंने उनको कहा ऐसे मैं सेवा करना चाहता हूँ मंदिर में। उन्होंने कहा सर आप मंदिर आते हो अंकल आप। मैं जी एक बार ही आया हूँ। कहते अंकल एक बार ही आए हो। मैंने कहा हाँ। कहते गुरुजी के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा अंकल गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि गुरुजी अच्छे अच्छे केसेस ठीक कर देते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को ब्लेस कर देते हैं, और गुरुजी का मंदिर एक बहुत सच्चा मंदिर है, वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। कहते हैं अंकल आप ये बात कैसे कह सकते हो। तो मैंने उन्हें बताया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा वाह वाह। कहते शुक्राना गुरुजी। कहते जब गुरुजी ने आपकी लाइफ ब्लेस कर दी, उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया आपके साथ, तो हम लोग कौन होते हैं अंकल आपको मना करने वाले। आप आइए, और कौन सा डे आपको कन्वीनियंट रहता है। मैंने कहा मंडे। कहते हैं मंडे को आके मिल लीजिए तो हम बात कर लेते हैं। मैं मंडे को गया और उन्होंने मुझे सेवा दे दी। उन्होंने मुझे शटल सेवा दी पहले। तो मैंने 4 घंटे की शटल सेवा ली थी, 4 घंटे की शिफ्ट ली थी। वो 4 घंटे से 8 घंटे, 8 घंटे से 12 घंटे कंटिन्यूसली मैंने शटल चलाई है। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे कहा आप शटल मत चलाओ, आपको हम सेवा का पॉइंट दे देते हैं, आप वहाँ सेवा करो। और मॉर्निंग 6:30 मैं मंदिर पहुँच जाता था, 6:30 7 o'clock तक पहुँच जाता था, और रात को 9-10 बजे तक वहाँ पे सेवा करता था मंडेज़ को। तो मेरी वाइफ ने भी सेवा ली मंदिर में। मेरी वाइफ की सेवा लगी अंदर, गुरुजी के झूले पे इनकी सेवा होती है। तो जैसे इसने कहा था कि गुरुजी मैं सारी उम्र सेवा करूँगी, ये आज तक वो चीज़ करती आ रही है। धूप हो, ठंड हो, सर्दियों के अंदर आपको पता है मार्बल का फर्श, और पैर में इतनी सर्दी चढ़ती है, वो खड़ी रहती है धूप के अंदर, पैर नहीं रखा जाता जहाँ ज़मीन पे, वहाँ पूरी पूरी दोपहर खड़ी रहती है और गुरुजी की बहुत सेवा करती है। और फिर उसके बाद मैंने भी अपनी सेवा ली, 1 साल 3-4 साल मैंने भी सेवा करी मंदिर में। फिर काम वगैरह के थोड़े चक्कर में फिर मुझे थोड़ा सा रूटीन सेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन वाइफ मेरी अभी भी सेवा करती है वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे को विश्वास हुआ कि नहीं गुरुजी वाकई ही कोई सुपर पावर हैं। जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरे मंदिर में बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मैंने जगह जगह ब्लेसिंग्स कहते हैं अपनी छोड़ रखी हैं, लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं है। उठा सिर्फ वही सकता है जो नीवेपन से झुक के आए। जो झुक के मेरी ब्लेसिंग्स को उठाएगा उसको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जो अपनी ईगो एटीट्यूड में आएगा उसको मैं कुछ नहीं दूंगा। तो मैंने तो बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं मंदिर तक आके वापस चले जाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। ये सब गुरुजी की मर्ज़ी है जो वो करवाते हैं। तो फर्स्ट टाइम तो संगत जी मुझे गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस किया, मेरी लाइफ को ब्लेस किया। फिर उसके बाद संगत जी मैं 6 साल तक, आप लगे 6-7 साल तक बिल्कुल ठीक रहा। मेडिसिन वगैरह चलती थी रेगुलर टेस्ट वगैरह होते थे, सब चीज़ें होती थी, हमेशा रिपोर्ट्स बेटर ही आई हैं। कभी मतलब ये नहीं हुआ कि कोई दिक्कत आई हो या कुछ, नॉर्मल अपनी रूटीन बन गई थी सब चीज़ों की। फिर उसके बाद
अभी रिसेंटली 2021 में ही जनवरी 2 जनवरी को फिर सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मैं घर पे था और मुझे नहीं पता मैं कब अनकॉन्शियस हो गया और सब चीज़ें क्या हो गई मेरे साथ, एकदम से सब कुछ उल्टा हो गया। और जब मैं उठा तो मुझे खाली इतना पता है कि मैं आईसीयू के अंदर था और मैं वहाँ डॉक्टर्स को पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। तो सब डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप अभी कुछ मत बोलो, आप चुप करके लेटे रहो, आपको बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। तो उतने में भैया वगैरह मिलने आए, मैंने उनसे पूछा तो उनने मुझे बताया ऐसे ऐसे तेरा जो जॉन्डिस था वो फिर से काफ़ी हाई हो गया था और उसने फिर लिवर पे इफ़ेक्ट किया और लिवर ने एनीमिया प्रोड्यूस किया जो कि मेरे ब्रेन में चढ़ गया। वो जब ब्रेन में चढ़ा तो मैं अनकॉन्शियस हो गया और 3 दिन तक मेरे को हॉस्पिटल में होश नहीं आई। अल्टीमेटली लास्ट में डॉक्टर्स ने जब बहुत कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, तो उन्होंने मेरे ब्रदर को जाके बोला, कहते उम्मीद कोई नहीं है अब, क्योंकि इनको कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा और इनका लिवर रिस्पांस नहीं दे रहा। जब तक कोई रिस्पांस हमें मिलेगा नहीं हम कुछ कर नहीं सकते। तो 99% तो कोई चांस नहीं है इनका, 1% कोई मेरेकल अगर हो गया तो ये बच जाएंगे, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। तो उस टाइम पे संगत जी मैं अपने एक पेज है हमारा जन्नत द्वार के नाम से, मैं उससे जुड़ा हुआ था और वहाँ सत्संग वगैरह हमारा होता है, अमृत वेला वगैरह सब चीज़ें होती हैं। तो मेरी वाइफ ने उन लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे रजित की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, वो हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया बिल्कुल। आप मानेंगे नहीं, इस तरह से उन लोगों ने प्रेयर्स करी है, जन्नत द्वार वालों ने ऐसे प्रेयर्स करी है ना कि बिलीव भी नहीं करेंगे। स्पेशली 10 बजे मंत्र जाप होता था मेरे लिए और कंटिन्यूसली प्रेयर्स होती थी। किस किस ने प्रेयर्स करी मैं किसी को जानता भी नहीं था, जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर्स करी हैं, जिन्होंने सत्संग किए हैं उसके बाद मेरे लिए। अल्टीमेटली मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये लोग वापस ले आए किसी ना किसी तरह से, ये लोग छीन के ले आए मुझे वापस। और फिर मुझे जब होश आई तो फिर नर्सेज वगैरह ने कहा थोड़ी थोड़ी उनको होश आ रही है, तो इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया और 3 दिन के बाद मैंने थोड़ा सा रिस्पांस देना इन लोगों को शुरू किया। तो तब भी इतने मैं अपने होश में नहीं था। तो मेरी वाइफ मेरे पास आई और आके इसने मुझे कहा कि आपने पहचाना। मैं किसी को पहचान भी नहीं रहा था कि कौन कौन है कौन नहीं है। तो इसने मुझे कहा आपने मुझे पहचाना, तो पहले तो मैंने नहीं पहचाना, मैंने कहा नहीं। तो इसने कोविड का टाइम था तो वो सब पूरा अपना मास्क वगैरह पहन रखा था, कैप पहनी हुई थी, पूरा ढका हुआ था, तो मैंने नहीं पहचाना। तो इसने मास्क नीचे किया तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ रितु। तो इसने कहा कहती आप आराम से लेटो। और मतलब मैं बिल्कुल कोई मतलब इतने होश में नहीं था। इसने मुझे गुरु जी का जल प्रसाद अंदर लेके आई थी। इसने मुझे कहा आप चुप करके जल प्रसाद पी लो। इसने कैप के अंदर जल प्रसाद देके मेरे डाल के मेरे मुंह पे लिप्स पे लगा के मेरे को पिलाना शुरू। इसने बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक एक ढक्कन पिलाती रही मेरे को और कंटिन्यूसली इसने मेरे से जय गुरु जी बुलवाया और मैं कंटिन्यूसली जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलता रहा। उतने में 4 बज गए और 4 बजे हमारा जन्नत द्वार का सत्संग होता है लाइव। तो इसने मुझे सत्संग ऑन कर दिया। इसने मुझे कहा ये देखो जन्नत द्वार। तो मेरे एकदम से माइंड में ना स्ट्राइक किया, मैंने कहा यार ये नाम ना बहुत सुना हुआ है। मैंने कहा ये, कहती ये देखो हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। तो मैं ना ऊपर सिर उठा के देखना चाह रहा था कि क्या है। तो मैं एक तरह से माथा भी टेकना चाह रहा था, कुछ मुझे याद भी आ रहा था। तो नर्स ने देख लिया सामने से, सिस्टर ने, उसने कहा आप क्या कर रहे हैं मेरी वाइफ को। इसने कहा कुछ नहीं सिस्टर, मैं इनको सत्संग सुना रही हूँ। उसने कहा अच्छा चलो अगर सत्संग सुना रहे हो तो सुना दो और कुछ मत करना, रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पे। इसने कहा नहीं नहीं आप देख लो मैं सत्संग ही सुना रही हूँ। कहती है अच्छा चलो सुना दो। तो उस टाइम पे फिर मैंने मत्था वगैरह टेका वहाँ पे। फिर उसने मेरे को और जल प्रसाद पिलाया और जल प्रसाद पीता रहा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने इससे 2-3 नॉर्मल बातें भी करी उसके बाद। तो फिर ये बाहर चली गई। फिर उसके बाद मेरे को उसके बाद फिर मेरे को ऐसे, जब मेरे को होश नहीं आ रही थी तो मुझे इतना इन्होंने बाद में बताया, कहते एक ये आईसीयू में मेरे को मिलने आई।
तो एक आंटी मेरी वाइफ को ना कंटिन्यूसली कॉल्स कर रही थी, तो ये उनकी कॉल उठा नहीं रही थी। तो बाद में जब ये बाहर गई तो बाद में उन आंटी से जब बात हुई तो इसने कहा, आंटी ने कहा तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? इसने कहा आंटी ऐसे मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने इसलिए आपका कॉल नहीं उठाया। तो वो आंटी ना काफ़ी मेडिटेशन वगैरह करती हैं, काफ़ी कनेक्टेड हैं गुरु जी से वो। तो उन्होंने इसको कहा रितु को कि तू एक काम कर, रजित को कुछ नहीं होगा। तो गुरु जी ने मुझे कहा है कि ऐसे ऐसे बर्फ़ी प्रसाद लो, बर्फ़ी लो और रजित के हाथ से लगवा के उसको गरीबों में बांट दो। इसने कहा आंटी कल ही कर सकती हूँ मैं, अब तो रात हो गई और आईसीयू का टाइम भी ख़त्म हो गया और आईसीयू में बर्फ़ी ले जाने कौन देगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आंटी ने कहा, कहते नहीं नहीं, कहते सब कुछ हो जाएगा पॉसिबल, तू एक काम कर, तू बर्फ़ी का प्रसाद चढ़ा, वो लेके जा और उसका हाथ लगवा। इसने कहा आंटी कैसे ले जाऊँ, इस टाइम आप टाइम देखो, रात को 10 बज रहे हैं और मैं इस टाइम पे बर्फ़ी लेके, कहती मैं कैसे इनका हाथ लगवाऊंगी, आईसीयू में मुझे कोई जाने ही नहीं देगा बर्फ़ी लेके। तो मेरे मामा जी आए हुए थे लुधियाना से, उन्होंने कहा कोई बात नहीं ऋतु मैं जाता हूँ। तो इसने आंटी से बात करी, इसने कहा आंटी कोई और वे है तो मुझे बताओ, मैं अभी पैसे निकाल के रख देती हूँ, सुबह मैं कर दूँगी ये काम। पहले तो उन आंटी ने कहा कि कहते हाँ चल फिर ऐसे कर ले, तू अभी पैसे निकाल के रख दे, सुबह उसकी बर्फ़ी लेके ना फिर तू ये काम कर लियो। फिर पता नहीं क्या वो उन आंटी को, उन्होंने कहा नहीं नहीं, कहते तू अभी कर, अगर मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि ये काम करना है तो रास्ता भी उन्होंने बनाया है, तू कर, रास्ता अपने आप बनेगा। इसने कहा कि ठीक है आंटी। तो इसने मामा जी को कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम जाते हैं। तो मेरा नेफ्यू और मेरे मामा जी हॉस्पिटल गए बर्फ़ी लेके। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी वहाँ पे गार्ड को कि हमें आईसीयू में जाने दो जाने दो, उसने नहीं माना। कहता पॉसिबल ही नहीं है, कहता आईसीयू में मिलना पॉसिबल नहीं है, कहते इस टाइम पे, और आप कह रहे हो कि ये सामान लेके आप अंदर जाओगे, कहते ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा कहने के बाद जब उन्होंने नहीं माना तो अब मेरे मामा जी ने कहा नेफ्यू को कि यार क्या करें यार, ये लोग तो मान नहीं रहे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, एक बारी ना मैं बात करके आता हूँ। वो गया, उसने जाके गार्ड को बोला, कहता गार्ड साहब, कहता एक बात सुनो, आपका क्या चला जाएगा, हमारे पेशेंट की जान बच जाएगी, हमें विश्वास है। आपका क्या जाएगा अगर वो इसको हाथ लगा देंगे तो, हम नहीं जाते अंदर, आप ही ले जाओ अंदर, उनका हाथ लगवा के वापस ले आओ। तो उन्होंने कहा, कहते हैं अच्छा आप 1 मिनट रुको मैं बात करके आता हूँ। वो अंदर आईसीयू में आए, उन्होंने बात करी, पता नहीं सिस्टर के भी मन में क्या आया। सिस्टर ने बोला आप एक काम करो, कोई बात नहीं, उन्हीं को अंदर भेज दो, उन्हीं को ले आए जो लाए हैं। और ये लोग रात को, मतलब जो चीज़ हो ही नहीं सकती थी पॉसिबल, कैसे गुरुजी ने रास्ता बनाया, ये बर्फ़ी पर लेके अंदर आए हैं। और इनको सिस्टर ने बोला, कहते दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जो कि आईसीयू के अंदर यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ, अब आपने जो करना है फटाफट से करो। ये मेरे पास आए, मेरे मामा जी ने हाथ लगवाया तो मैंने हल्की सी आंखें खोली। तो मेरे मामा जी ने मुझे कहा मुझे पहचाना? तो पहले तो मैं देखने लग गया, कहते पहचाना मेरे को? मैंने कहा हाँ जी पहचाना। कहते कौन हूँ? तो मैं नवल भैया, हम नवल भैया भैया बोलते हैं उन्हें, मैं नवल भैया। तो सिस्टर ने कहा नहीं नहीं ये पापा हैं आपके। मैं नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ये मेरे मामा जी हैं, नवल भी हैं ये। तो सिस्टर ने कहा ये ठीक बोल रहे हैं? तो उनने कहा हाँ ठीक बोल रहे हैं। तो सिस्टर ने नोट किया, ये लोग नोट करते थे कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पेशेंट का। तो ये लोग चले गए, इन्होंने जैसे गुरुजी का हुक्म हुआ था, इन्होंने बर्फ़ी वगैरह का वैसे ही बांटा इन्होंने। और उन आंटी ने फिर ऋतु हुआ, कहते तू ना शुक्राने दी तैयारी कर ले, रजित जल्दी घर आ जाएगा। तो बस उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को रूम में शिफ्ट किया आईसीयू से। फिर मेरा सारा ट्रीटमेंट वगैरह वो सब शुरू हुआ, फिर दोबारा टेस्ट हुए। तो जैसे जैसे टेस्ट होने लग गए, रिपोर्ट्स बेटर आनी शुरू हो गई। तो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर मेरे रूम में आए, आके मुझे कहते कहते ठीक है? हाँ जी डॉक्टर साहब ठीक हूँ। कहते तुझे पता है तो किस हालत में आया था यहाँ पे हॉस्पिटल में? मैं नहीं डॉक्टर साहब। कहते कोई बात नहीं, अभी रिलैक्स कर, बाद में कहते कभी अपने ब्रदर से पूछियो कि वो किस हालत में तुझे लेके आया था और क्या उम्मीद थी कहते हमें। मैं जी पूछूंगा। तो फिर मेरे को मेरे ब्रदर ने सारी बात बताई। कहते इन्होंने तो मना कर दिया था बिल्कुल, कहते ये तो बस तू लगा ले कि कहते गुरुजी ने तुझे बचा लिया।
तो मेरे को डॉक्टर ने बोला, कहते जब वो रूम में आए ना तो उन्होंने मुझे कहा ये गले में क्या पहना हुआ है तूने। तो मैंने कहा ये गुरुजी का ना लॉकेट है। उन्होंने कहा दिखा। तो मैंने उन्हें दिखाया। कहते अच्छा ये वही हैं क्या छतरपुर वाले जो खाना भी खिलाते हैं। डॉक्टर साहब खाना नहीं होता, लंगर प्रसाद होता है। कहते वही। हाँ जी। कहते बस समझ ले फिर इन्होंने ही तेरे को बचा लिया, नहीं तो कहते कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ जी। कहते अब अपना ध्यान रखियो, डाइट वगैरह प्रॉपर लेनी है, सब कुछ जैसे मैं बताऊंगा वैसे चलियो, नहीं तो कहते इस बार ही गुरुजी ने बचा लिया, हमेशा कहते गुरुजी नहीं आएंगे तुझे बचाने। नहीं डॉक्टर साहब ठीक है। तो मुझे इतना बताया, फिर मेरी वाइफ ने बताया, कहते आप जहाँ आप आईसीयू में थे, आईसीयू के बाहर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, और नीचे वेटिंग एरिया के अंदर 4-5 स्वरूप वॉल पे गुरुजी के लगे हुए थे। मंदिर था, मंदिर में गुरुजी का स्वरूप था। कहती सब जगह गुरुजी ही गुरुजी थे। तो कहती मेरे पास जो आता था ना मुझे ये कहते थे तेरे गुरुजी यहाँ बैठे हैं, तू चिंता क्यों कर रही है, वो कुछ नहीं होने देंगे। कहते वही हुआ। मेरे को एक बार फिर गुरुजी ने ब्लेस किया, मैं फिर घर आया ठीक होके। फिर उसके बाद मेरे रेगुलर टेस्ट वगैरह होते रहे, पहले हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद। रिपोर्ट्स हमेशा बेटर ही आई। तो फिर मेरे को जब फर्स्ट टाइम जब मेरा टेस्ट होना था तो एक फिर दोबारा मेरे साथ गुरुजी ने सत्संग किया। मैं उस टाइम पे बहुत डरा हुआ था कि रिपोर्ट्स ठीक आ जाएं, ऐसा ना हो कुछ रिपोर्ट्स में गड़बड़ी आए, दवाई सूट करी भी है कि नहीं करी है। तो मैं बहुत परेशान था इन सब बातों को लेके कि टेस्ट होने हैं, और बहुत सोच रहा था इस चीज़ को। तो मुझे ड्रीम में गुरुजी आए, मुझे कहते की होया तेनू। गुरुजी ऐसे ऐसे टेस्ट है मेरे, पता नहीं रिपोर्ट्स ठीक आएंगी कि नहीं आएंगी। तो मुझे गुरुजी कहते कहते टेस्ट होने हैं। हाँ जी। कहते ले आ मैं तेरे टेस्ट कर दें। मतलब एक्चुअली आप मानेंगे, उन्होंने मेरे हाथ से मेरा ब्लड लिया है, टेस्ट किया है, और रिपोर्ट्स मेरे सामने रख दी। कहते ये तेरी रिपोर्ट्स है, हुन तू अपने टेस्ट करा ली। और मुझे रिपोर्ट्स पूरी याद थी। मैं नेक्स्ट डे उठा, मैंने वाइफ को, मम्मी को बताया, मैंने कैसे मुझे रात को ड्रीम आया है और गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स दिखाई हैं, और जॉन्डिस बिल्कुल हाफ दिखाया उन्होंने कि बिल्कुल हाफ हो गया। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा 6-6 महीने में 1 पॉइंट कम होता है, एकदम से कैसे। मैंने कहा 10 दिन में, 15 दिन में आधा हो जाएगा। तो टेस्ट वगैरह करवाए। टेस्ट करवाने के बाद में जब रिपोर्ट्स आई, आप मानेंगे नहीं, मतलब रिपोर्ट्स देख के ना एक्चुअली मेरे हाथ कांपने लग गए। मैंने कहा वाइफ को, मैंने कहा ये देख यार, मैंने कहा जो मैंने तुम्हें बताया था रिपोर्ट्स, मैंने कहा एक एक चीज़ वही है। मतलब जो जॉन्डिस 2.01 था वो 2.01 ही था, 0.1 भी ऊपर नीचे नहीं थी कोई भी रिपोर्ट। तो सब चीज़ें इन्होंने देखी, उन्होंने कहा वाकई। तो मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसा भी करते हैं। पहले ही मैंने कहा वो मेरे टेस्ट करके मुझे बता गए कि तू ठीक हो रहा है। बस फिर उसके बाद गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रही, मैं ठीक ही रहा हमेशा। तो एक ऋतु को ना इसको लगता है कि गुरुजी ने जैसे इसको ना एक सेवा दे रखी है कि किसी को कुछ चाहिए हो, स्वरूप वगैरह गुरुजी के या कुछ भी, तो ये प्रोवाइड करवाती है अपने से ब्लेसिंग्स। तो एक आंटी का इसको ऋतु को कॉल आया। उन आंटी को हम जानते भी नहीं थे, पारुल आंटी हैं। उन्होंने इसको ऋतु को कॉल किया और इसको बोला कि ऐसे आंटी मेरा नाम पारुल है, मुझे आपसे ना मुझे गुरुजी ने कहा है कि मैं आपसे ब्लेसिंग्स मांगूं और मुझे आपसे ब्लेसिंग्स चाहिए। इसने कहा कि गुरुजी ने कहा। कहते हाँ एक्चुअली मैं मंदिर गई थी और मेरी जो छोटी बेटी है वो बहुत ज़्यादा डरती है, रात भर सोती नहीं है, तो मैंने कहा उसके लिए कुछ लॉकेट वगैरह मिल जाएगा तो मैं उसको पहना दूंगी। कहते मैं बड़ी मंदिर गई और वहाँ से मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि कोविड का टाइम था, उन्होंने मना कर दिया कि इस टाइम पे हम कुछ भी नहीं दे रहे ऐसी सेवा, ये सेवा हमने बंद कर रखी है इस टाइम पे। तो कहती मैं वापस आ रही थी, बड़ी उदास थी कि गुरुजी मैं आपके घर से वापस आ गई खाली हाथ। तो गुरुजी ने उनको आके बोला कि ऐसे ऐसे आप ना ऋतु आंटी से मांगो, आपको जो चाहिए वो आपको देंगी। कहते आंटी मैं मांगने को किसी से भी मांग सकती थी, मैं जन्नत द्वार में सबको जानती हूँ, तो मैं किसी को भी कहती तो वो मुझे दे देते, तो लेकिन उन्होंने मुझे कहा ही आपसे मांगने के लिए। तो इन्होंने कहा ठीक है आंटी, मैं आप मुझे एड्रेस दे दो, मैं आपको कोरियर करवा देती हूँ। तो उन आंटी ने बताया, कहते मुझे एक्चुअली कहते गुरुजी काफ़ी टाइम से ये दिखा रहे थे कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो रहा है।
तो कहते मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आप मुझे बार बार ये चीज़ क्यों दिखाते हो कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। तो कहते मुझे गुरुजी ने बोला कि गुरु तू गड्डी च मेरा स्वरूप तो लगाया मगर उन्होंने सही तरह तरीके से लगा। तो वो कहती कहती जो स्वरूप लगा हुआ था वो जैसे कोई वो ना डैशबोर्ड पे चिपकने वाला था। तो कहते कोई गड्ढा वगैरह आता था, स्पीड ब्रेकर आता था तो वो गिर जाते थे। कहते मैं उठा के फिर लगा लेती थी। तो कहते उन्होंने मुझे कहा कि कोई नहीं, तू रितु आंटी ने कहा तेनों हैंगिंग वाला स्वरूप देगी, तू वो लगा ले। फिर उन्होंने रितु कहा कि मुझे ऐसे आप वो भी भेज देना, तो इन्होंने ये भी वो भी भेज दिया उन्हें। तो इस तरह से उन्होंने उनकी ड्रीम में आके रितु का नाम लिया, तो ये बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मेरा नाम लिया है। फिर संगत जी होली का टाइम था। होली के टाइम से मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले गुरुजी फिर उन आंटी के ड्रीम में आए और उन्हें आके बोला कि ऐसे ऐसे। बोले पहले हुआ क्या, पहले मुझे मैसेज आया फ़ोन पे कि एक कोरियर आपको आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो मैंने कहा कोरियर किसने भेजा है, तो मैंने इसको रितु का मैंने कहा उस साइड से आ रहा है, जनकपुरी साइड से। तो ये वो आंटी ने कुछ भिजवाया होगा तेरे लिए जिनको तूने स्वरूप वगैरह वो लॉकेट वगैरह भेजा था। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं देखते हैं। तो उन आंटी का कॉल आया कि आपको जब आएगा तो फिर आप मेरे से बात करना। तो जब वो लड़का आया पार्सल लेके तो हमने वो लिया, हमने वो खोला तो वो क्या था, वो एक बॉक्स था पूरा जिसके अंदर गुजियाँ, कलर्स, छोटी सी पिचकारी, छोटी सी बाल्टी, होली का सारा सामान, शिव परिवार पूरा, और ये सब चूड़ियाँ, सिंदूर, तिलक, ये सब चीज़ें थी। तो इसने उसी टाइम आंटी को फ़ोन किया कि आंटी ये आपने क्या चीज़ भेजी है। तो उन आंटी ने बोला, कहते ये गुरुजी ने उनको आके बोला था कि रितु नू कहीं मेरे तरफों उन्हों होली दा गिफ्ट है, और जो सा सिंदूर और चूड़ियाँ ये वो हमेशा पहने रखेगी चूड़ियाँ, और सिंदूर लगा के रखेगी, ये उसकी सुहाग की निशानी है। और उस दिन से उसने वो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, अभी अभी भी पहनी हुई हैं, तब से उतारती नहीं है, और सिंदूर हर रोज़ लगाती है गुरुजी वाला। और उन आंटी ने गुरुजी ने आके उनको 2 लोगों का कहा था, एक उन्होंने रितु का कहा था, एक साक्षी आंटी हैं हमारी सहारनपुर में रहती हैं वो, एक उनके लिए कहा था कि उनको ब्लेसिंग्स भेजना और उनको कहना ये उन्होंने फादर दी तरफों है होली दियाँ ब्लेसिंग्स। एक्चुअली क्या है कि उनके थोड़ा टाइम पहले ही ना साक्षी आंटी के फादर को गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया था, तो काफ़ी तब उदास रहती थी वो, एज भी उनकी इतनी नहीं थी अंकल की। तो जब उनको ये पता लगा कि ऐसे ब्लेसिंग्स उनके पापा से उनको आई हैं तो वो बहुत रोई और बहुत ज़्यादा उनको लगा कि मतलब मेरे पापा ने मेरे लिए ब्लेसिंग्स भेजी हैं होली की। तो बस ये 2 लोगों के लिए उनको ड्रीम आया था। तो उसके बाद तो सब चीज़ें अभी तक ठीक चल रही हैं, और जन्नत द्वार ने इतना किया कि मैं तो खैर सही बताऊँ तो आज की डेट में भी मेरी आँख खुलती है तो मेरे दिमाग में यही होता है कि जन्नत द्वार में आज ये होना है, आज वो होना है, आज ये सब करना है, आज ये सत्संग इतने बजे है, और सारा टाइम यही चलता रहता है। सुबह अमृत वेला से गुरुजी ने कनेक्ट करवाया, जन्नत द्वार ने कनेक्ट करवाया। सुबह हमारा 3 बजे अमृत वेला होता है। अमृत वेला हर रोज़ हम लोग उठते हैं, मुझे गुरुजी ने सेवा दी वेकअप कॉल्स की, मैं 2:15 बजे से वेकअप कॉल्स देनी शुरू कर देता हूँ, और तो वो भी पूरी सेवा करती है। और बस गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस रखा हुआ है, और बहुत बहुत शुक्राना सभी जन्नत द्वार परिवार का, गुरुजी का, सब लोगों का, इतना मुझे प्यार देने के लिए। गुरुजी ने इतना मुझे ब्लेस किया। मैं तो सबसे यही कहूँगा, सुबह उठो, अमृत वेला से ज्वाइन करो। ज़रूरी नहीं आप जन्नत द्वार ज्वाइन करो, आप कहीं भी ज्वाइन करो। बहुत पेजेस करते हैं अमृत वेला, पेजेस नहीं ज्वाइन करने, अपना पाठ लगा के बैठ जाओ। 3 बजे उठो, डायमंड टाइम होता है, उस टाइम अमृत वेला करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल। और यही कहूँगा, एक बार फिर शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपने मेरी लाइफ ब्लेस करी 2 बारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।